हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के बारे में जो यूजीसी नेट के पेपर 1 में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इनको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स है ये कहते हैं कि आप हिंदी में भी लिखा करो, तो हमने कोशिश करी है कि दोनों लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में लिखने की। ठीक है ना फ्रेंड्स। और एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। फ्रेंड्स, आपको अगर लगे कि आपकी पेपर 1 में हेल्प हो सकती है तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं फ्रेंड्स। और नीचे जो स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो पहला जो अपना क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो क्या है, रिसर्च एप्टीट्यूड से लिए गए क्वेश्चंस हैं। तो सबसे अच्छे तरह से सोच समझ के चित्त को शांत करके रिलैक्स होके आंसर करना है फ्रेंड्स, अच्छे से सोचना है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करें पहले, है ना, क्वेश्चन का आंसर खुद से करें, फिर देखें कि क्या आंसर सही था। बिल्कुल आराम से इनको क्वेश्चंस को करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ए रिसर्च स्कॉलर फाइनली reporting the research result in the form of a thesis, acknowledge the spot of his or her supervisor in the preface. This will be treated as a, ठीक है। यानी कि हम जब क्या करते हैं, जब हम पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो आपको पता है कि हमें फाइनली एक थीसिस सबमिशन करवाना होता है। आप इस बात को जानते हो जब पीएचडी करते हैं। और जब मास्टर्स में अपनी रिसर्च होती है, जो डेजर्टेशन करते हैं, उसमें हमें डेजर्टेशन भी क्या करवानी पड़ती है, सबमिट करवानी पड़ती है। तो ये रिसर्च जब पीएचडी करता है, एक रिसर्च स्कॉलर जो होता है, जब अपना काम पूरा कंप्लीट हो जाता है, बाइंड अप हो जाता है, तो वो एक थीसिस सबमिट करवाता है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो वो एक्नॉलेज करते हैं ना अपने सुपरवाइजर को, तो वो किस तरह का व्यवहार है, किस तरह के व्यवहार में उसको देखा जाएगा। मैं इसको हिंदी में भी पढ़ के बता देता हूं, इतने इसका आंसर सोचना। इसका हिंदी में क्या है कि एक शोध जो विद्वान है आखिरकार शोध के परिणाम को एक थीसिस के रिपोर्ट प्रस्तावना में अपने पर्यवेक्षक के समर्थन को स्वीकार करता है, इसे क्या माना जाएगा, बताइए फ्रेंड्स। तो देखो इसमें कह रहा है सीए फॉर्मेलिटी, यानी कि सरासर एक औपचारिकता है ऐसा करना। नहीं, ये तो क्वेश्चन लग ही नहीं रहा आंसर, ऐसा तो थोड़ी होता है कि औपचारिकता ही है ये, नहीं। दूसरा सुपरफ्लस एक्ट, यानी कि शानदार कार्रवाई, ऐसा कुछ नहीं है कि शानदार कार्रवाई, ऐसा थीसिस में ऐसी चीज़ें नहीं। नीडेड फॉर्मेलिटी, आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यक औपचारिकता नहीं है। ये क्या है, एक नैतिकता का हिस्सा है, यानी कि पार्ट ऑफ एथिकलिटी। ये इसका राइट आंसर है और बेस्ट आंसर यही है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट ने पूछा है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखना, बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछता है। तो माइंड को बिल्कुल रिलैक्स होकर, चित्त को शांत करके टॉपिक की गहराई को पकड़ना है कि वास्तव में टॉपिक किस बारे में बात करता है। सरफेस पे नहीं पढ़ना है। पेपर 1 बिल्कुल सरफेस पे नहीं पढ़ना है, बहुत डीपली पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि जब से ऑनलाइन शुरू हुआ है ना, जब से ऑनलाइन पेपर 1 और पेपर 2, जब यूजीसी नेट जब से ऑनलाइन एनटीए ने लेना शुरू किया है, तब से पेपर का स्टैंडर्ड बड़ा अच्छा है और पेपर 1 को खासकर बहुत डीपली बनाने की कोशिश की जा रही है। तो प्लीज़ इसकी गहराई में जाने की कोशिश करें, हर एक टॉपिक को बड़े अच्छे से समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे नहीं है कि कोई कुछ भी बोले और आप बस पकड़ के बैठ गए कि इतना नहीं, बहुत अच्छे से, बहुत सही से चीज़ों को पकड़ के बैठना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन अपना है, इन केस द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च इज हिट्रोजीनियस। एक रिसर्च में पॉपुलेशन कैसी है, हिट्रोजीनियस है। इन नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक विल बी इंश्योर ऑप्टिमम रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो सैंपलिंग भी करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, तो सैंपलिंग करेंगे ना फ्रेंड्स। तो ये पूछ रहा है कि जब हिट्रोजीनियस नेचर की पॉपुलेशन हो तो कौन सा मेथड ज़्यादा सूटेबल रहेगा। इसको मैं आपको हिंदी में भी पढ़ के सुना देता हूँ, इतने आप आंसर देखिए क्या आएगा। यदि अनुसंधान की जनसंख्या की प्रकृति में विषम है, यानी कि जनसंख्या की प्रकृति कैसी है, विषम है, हिट्रोजीनियस है, होमोजीनस या सम नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक या नमूना इकाइयों की इष्टतम प्रतिनिधित्व क्षमता सुनिश्चित करेगी। याद रखना फ्रेंड्स, इतनी ही टिपिकल हिंदी आती है, वहां पे ऐसी ही हिंदी आती है। ठीक है ना। तो आपको मैं आईसीटी रिसर्च एप्टीट्यूड, ये ऐसे हैं जिनको आप इंग्लिश में ही ज़्यादा बेहतर तरीके से मेरे हिसाब से समझ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सारे, लेकिन समझने में बड़ी आसानी होती है। ठीक है। और तो आपका जो मन करे उस लैंग्वेज में करना चाहिए जहाँ पे आप कंफर्ट फील करें फ्रेंड्स। तो आप मुझे ये बताइए कि इस केस में जब पॉपुलेशन हिट्रोजेनस विषम प्रकृति की होगी तो कौन सा सबसे अच्छा
कौन सा सबसे अच्छा तरीका है सैम्पलिंग का, कौन सा सबसे अच्छा मेथड है सैम्पलिंग का, ठीक है ना। इसको ब्रॉडली यहाँ याद रखना फ्रेंड्स, रिसर्च एप्टीट्यूड में सैम्पलिंग से क्वेश्चन पूछा ही जाता है फ्रेंड्स। और यहाँ दूसरी बात, जो कॉमर्स का सेकंड पेपर है वहाँ पे जो यूनिट्स हैं वहाँ पे भी रिसर्च, जो स्टैट वाली यूनिट्स है, स्टैट वाली यूनिट में भी रिसर्च के बारे में, मेथोडोलॉजी के बारे में, सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में पूछा जाता है, और बहुत साइकोलॉजी में भी कुछ ना कुछ पूछा जाता है। यानी कि सैम्पलिंग वाली चीज़, और इन्वायरमेंट साइंस का सेकंड पेपर है वहाँ भी कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पेपर में भी इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को बड़ा अच्छे से करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आंसर दीजिए कौन सा आएगा। ये कह रहा है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल रैंडम सैंपलिंग कैसे कर लोगे आप? सिंपल रैंडम सैंपलिंग तो होमोजीनियस में होनी, कि किसी को उठा लो, तो किसी को तो तब उठाएंगे ना जब पॉपुलेशन होमोजीनियस हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। क्लस्टर भी नहीं हो सकता, गुच्छा तो हम भी होमोजीनियस में उठाते हैं। सिस्टमेटिक सैंपलिंग भी हम किस में करेंगे? होमोजीनियस में ही करेंगे, ठीक है। और सबसे बेस्ट आंसर है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, इसको डिटेल से भी हम करवाते हैं, ठीक है, कि ये क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स, इन चारों ऑप्शंस को अच्छे से देखना है कि वास्तव में इनका मतलब क्या होता है। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार हमें करने हैं, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट ने पूछा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकता है, ध्यान रखना, थोड़ा बहुत चेंज करके यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हेटेरोजेनस के लिए कौन सी है? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, यानी कि स्तरीकृत रैंडम सैंपलिंग। इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूं क्या होता है कि हेटेरोजेनस पॉपुलेशन होती है, थोड़ा इसको डिस्क्राइब कर देता हूं। मान लो हेटेरोजेनस पॉपुलेशन है, हेटेरोजेनस में मान लेते हैं एक क्लासरूम है, उसमें 15 साल के, 20 साल के और 25 साल के, यानी कि एज ग्रुप के लोग बैठे हैं, 15 ईयर के हैं, 20 ईयर के, 25 ईयर एज के एक क्लास में बैठे हैं, ठीक है। तो हेटेरोजेनस हो गया, सबकी एज समान नहीं है, और वो ऐसे ऐसे बैठे हैं बिल्कुल क्लास में, बिल्कुल 20 साल, 15 साल और 25 साल के बिल्कुल क्लास में रैंडमली बैठे हैं वो। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक स्ट्रेटा बनाना पड़ेगा कि 15 साल वाले एक साइड बैठ जाओ, 20 साल वाले एक साइड बैठ जाओ, और 25 साल वाले एक साइड बैठ जाओ। तो आपने लेयर बना दी कि नहीं बना दी? स्ट्रेटा बना दिया कि नहीं बना दिया? बना दिया ना। 15 साल, 20 साल, 25 साल, यानी कि 25 साल, 20 साल और 15 साल, एक एक स्टेटा बन गया कि नहीं बन गया? अब हर एक स्टेटा में आप रैंडमली उठा लीजिए, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। और वो कौन सी पॉपुलेशन के लिए की जाती है? हेटेरोजेनस पॉपुलेशन के लिए की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हर बार यूजीसी नेट सैंपलिंग से क्वेश्चन पूछती है। इस टॉपिक को आपको बड़ी शानदारी से, अच्छे से, बढ़िया से करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स। और एथिक्स से भी, रिसर्च से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, बड़े अच्छे टॉपिक्स हैं ये, प्लीज ध्यान रखना। द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स बिकम रेलिवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ रिसर्च। यानी कि जो नैतिकता होती है रिसर्च में, वो कहां पे, वास्तव में कहां पे प्रासंगिक है इन ऑप्शंस में? एक ऑप्शन नहीं है, मोर देन 1 ऑप्शन है। आप इनके ऑप्शन सोचिए, इतने मैं हिंदी वाला बता देता हूं। अनुसंधान नैतिकता का मुद्दा प्रासंगिक हो जाता है अनुसंधान के निम्नलिखित चरण में से कौन से में होगा? आपको यह बताना है। नैतिकता का मुद्दा कहां पे ज्यादा प्रासंगिक होगा? एथिकल वैल्यूज का। प्रॉब्लम सिलेक्शन में नहीं होता, क्योंकि प्रॉब्लम सिलेक्शन के बाद रिसर्च शुरू होती है, तो प्रॉब्लम सिलेक्शन वो आराम से अपना सोच के करता है। यहाँ पे कोई भी एथिकल इश्यूज का कोई भी मसला नहीं होता है फ्रेंड्स। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में नहीं होता, क्योंकि वो हाइपोथेसिस है, जो अवधारणा है, परिकल्पना, तो वो बना लेता है कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो सबसे ज्यादा याद रखना, जहां पे टेस्टिंग का इश्यूज आता है, एनालिसिस का इश्यूज आता है, रिपोर्टिंग का इश्यूज आ जाता है, वहां पे एथिकल वैल्यूज आती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एक का कहां पे, जहां पे टेस्टिंग की बात होगी वहां गड़बड़ करने की बात होगी। एक तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग फ्रेंड्स, और एक डाटा की एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। जब यहां पे डाटा की एनालिसिस करेंगे और डाटा का विश्लेषण या व्याख्या करेंगे, और परिकल्पना का जब परीक्षण करेंगे, क्योंकि टेस्टिंग, एनालिसिस और इसमें इंटरप्रिटेशन में ही हमारी वैल्यूज को गड़बड़ होती है, क्योंकि हम यहां पे बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे डाटा कुछ भी आया हो, वहां पे हमारी एथिकल वैल्यूज को डगमगा देता है हम, और हम बढ़िया से रिजल्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, एक्चुअल रिजल्ट को छुपाने की कोशिश कर लेते हैं। यानी कि हाइपोथेसिस को जब टेस्ट करते हैं, जब डाटा को एनालिसिस करते हैं, और जब डाटा को इंटरप्रेट करते हैं, तो यहां पे एथिकल वैल्यूज ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स? सी एंड डी। क्या जाएगा? सी एंड डी। ये ध्यान रखना है, इसका आंसर जाएगा सी एंड डी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स चैप्टर स्कीम of the document has to be formally approved by a research degree committee in the university। आपको मैंने अभी बात की थी जब अपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि जब हम पीएचडी करते हैं तो थीसिस सबमिट करवानी पड़ती है, और जब मास्टर्स में हमारे पास कोई रिसर्च होती है तो डेजर्टेशन होती है। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा प्रारूप है जिसमें चैप्टर स्कीम है, यानी कि अध्याय योजना है, जिसमें चैप्टर्स लिखे जाते हैं और जिनको जो अपनी कमेटी है, रिसर्च डिग्री में जो कमेटी है यूनिवर्सिटी में, उसने उसको अनुमोदित कर रखा है, उसने उसको अप्रूव्ड कर रखा है। ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट का नाम पूछा है फ्रेंड्स। कि जब हम कोई भी थीसिस वगैरह करते हैं या चैप्टर स्कीम जो होती है ना, जो चैप्टर स्कीम का एक डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करवाना होता है जो अप्रूव्ड है किससे, कमेटी से, उस डॉक्यूमेंट को कहते क्या हैं? तो आपको पता है जब पीएचडी के बात कराएंगे तो उसको थीसिस कहते हैं, जब मास्टर्स के बात कराएंगे तो उसको डेजर्टेशन कहते हैं। तो क्या जाएगा, थीसिस एंड डेजर्टेशन, क्योंकि आपको पता है इन्हीं में चैप्टर्स होते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, आपके ऑब्जेक्टिव, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मेथोडोलॉजी क्या होगी, रिजल्ट एंड डिस्कशन, आपका कंक्लूजन, रेफरेंस, ये सब क्या है, चैप्टर्स में डिवाइड होते हैं ना फ्रेंड्स। तो इसको बोला जाता है चैप्टर स्कीम। तो ये किस में होती है, थीसिस में और शोध प्रबंधन यानी कि डेजर्टेशन में होती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस तरह के स्टेटमेंट वाले बड़े अच्छे क्वेश्चन यूजीसी नेट पूछती है, ऊपर स्टेटमेंट लिख देती है और पूछती है ये किस तरह की रिसर्च है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बात करते हैं, ये कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी टीचर प्लान टू इम्प्रूव, एक यूनिवर्सिटी का टीचर है, विश्वविद्यालय के एक अध्यापक है, प्लान टू इम्प्रूव द स्टडी हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन हिज और हर क्लास, यानी कि एक विश्वविद्यालय के टीचर हैं, वो अपनी स्टडी हैबिट्स को, जो बच्चे पढ़ते हैं अपनी उनकी क्लास में, उनकी हैबिट्स को सुधारना चाहता है। तो विच टाइप ऑफ रिसर्च पैराडाइम विल बी हेल्पफुल ऑफ दिस रिगार्ड, आपसे ये पूछा है। मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, इतने आप आंसर सोचना। क्या कह रहा है कि एक विश्वविद्यालय के शिक्षक अपनी कक्षा में छात्र के अध्ययन की आदतों में सुधार करने की योजना बनाते हैं और इस संबंध में किस प्रकार का शोध और प्रतिमान सहायक होगा, ये आपसे पूछा है फ्रेंड्स। यानी कि मान लो मैं या आप कोई यूनिवर्सिटी में आप एक अध्यापक हैं, किसी कॉलेज में आप अध्यापक हैं और आप चाहते हैं कि आपकी क्लास में जो स्टूडेंट हैं उनकी जो स्टडी की हैबिट है वो आप इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप किस तरह की रिसर्च करेंगे। तो ध्यान रखना, जब आपको लोकल कंसर्न पे इमीडिएट जहां भी आपको एक्शन लेना हो, क्योंकि यहां तो इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी है कि 2 साल बाद में हैबिट सुधारने की बात करूंगा। इमीडिएट जहां पे बात हो वहां पे एक ही रिसर्च होती है और उस रिसर्च का नाम होता है एक्शन रिसर्च। क्या नाम होता है, एक्शन रिसर्च, ठीक है। एक्शन रिसर्च प्रतिमान होता है, ये तो सबको पता है ना फ्रेंड्स। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बताइए कि एक्शन रिसर्च किसका पार्ट माना जाता है, कौन सी रिसर्च का, ठीक है। ये आपको मुझे स्टेटमेंट में बताना है, आंसर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है ना। और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, घर में रहें और सुरक्षित रहें, प्लीज़ बाहर ना जाएं, अच्छे से पढ़ाई करते रहें और ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, बिल्कुल बर्डन नहीं लेना है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं इन दिनों में मैं क्या कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। कुछ नहीं, चित्त को शांत रखना है, बढ़िया से रिलैक्स रहना है, अपने फैमिली में अच्छे से टाइम देना है, क्योंकि मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम ही आप इतना फैमिली के साथ बैठते हैं आपा, कभी मेरे हिसाब से तो मौका मिला नहीं है। तो प्लीज़ है विकट परिस्थिति में मौका मिला है, बड़ी गलत कंडीशन में मिला है, लेकिन मिला है, तो प्लीज़ फैमिली को भी समय दें बढ़िया से और अपनी पढ़ाई को भी समय दें, थोड़ा सा मैनेज कर लें, है ना। ऐसा भी ना हो कि सिर पे भूत सवार है सारे दिन पढ़ाई का, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप बहुत अच्छे लेवल में अब आ चुके हो, मास्टर्स करके आ चुके हो ना, अब ऐसे नहीं, हड़बड़ाना नहीं है, आप मैनेजमेंट से सारी चीज़ें करिए, अपनी टाइम को चुराने की कोशिश करिए ना फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है रियल में बड़ा अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इथनोग्राफिक रिसर्च से लिया गया ये क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर सोच समझ के देना है अच्छे से। मैं पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय ए रिसर्च इन इथनोग्राफिक रिसर्च। ये कह रहे हैं कि एक रिसर्चर होता है, वो इथनोग्राफिक जब रिसर्च करता है, ठीक है, यानी कि नरवंश विज्ञान अनुसंधान इसको हिंदी में बोला जाता है,
नरवंश विज्ञान अनुसंधान जब एक शोधकर्ता करता है, ठीक है ना, नहीं यानी कि कोई भी रिसर्च स्कॉलर है, जैसे मान लो मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूं, अगर मैं एक रिसर्चर मैं हूं और मैं अगर इथनोग्राफिक रिसर्च करता हूं तो क्या करता हूं, इसमें से ये जो स्टेटमेंट्स नीचे दिए गए हैं ABCD, इसमें से मैं क्या करता हूं, और आपको मैं बता देता हूं इसमें मोर देन वन आंसर है, एक आंसर नहीं है, मोर देन वन है, ठीक है। यानी कि कोई भी रिसर्चर है, अनुसंधान करता है, वो नरवंश विज्ञान यानी कि इथनोग्राफिक रिसर्च कर रहा है, तो वो क्या होता है मैं बता दूं, इथनोग्राफिक रिसर्च का मतलब क्या होता है, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। इथनोग्राफिक रिसर्च का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी के कल्चर को जानना, उसमें रह के, एक मेनली ये होता है किसी की कल्चर यानी कि संस्कृति को जानना, उसमें रह के, दिस इज इथनोग्राफिक रिसर्च। ये नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसमें से आपको ऑप्शन पूछा है कि कौन कौन से करेंगे, तो सबसे पहले कह रहा है द रिसर्चर कंडक्ट स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। एक बात बताओ, रह के कभी भी संरचित साक्षात्कार नहीं होता है, ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है, ये ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं है। स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन या स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं वहां पे, क्योंकि किसी को हैबिट को जानना है तो पहले से क्वेश्चन तैयार करके थोड़ी ले जाओगे, किसी के कल्चर को जानना है, वहां रहोगे देखोगे तो इसी अनुसार ही क्वेश्चनिंग होती है, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड, असंरचित होते हैं वहां पे, स्ट्रक्चर्ड नहीं होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। द रिसर्चर एम्ब्रेसेस द सोशल सिस्टम फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये ठीक है, शोधकर्ता काफी लंबे समय अवधि तक सामाजिक व्यवस्था को अंगीकार करता है, यानी कि उसमें रहता है, उसके कल्चर को जानने के लिए उसमें वो रहता है लंबे समय तक, ये बात ठीक है, बड़ी सही है। एक तो बी आंसर क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। सी क्या कह रहा है, द रिसर्चर लिसन टू द कन्वर्सेशन एंड कंडक्ट द कन्वर्सेशन, ठीक है, शोधकर्ता वार्तालाप और श्रवण करता है तो उनको सुनता है, आपस में बात करता है, यही तो करेगा उनमें रह के, तभी तो उनके कल्चर को जानेगा, तभी तो इथनोग्राफिक रिसर्च होगी ना। तो बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। और डी क्या कह रहा है, रिसर्चर गिव्स पीपल इंफॉर्मेशन अबाउट सम इवल प्रैक्टिस, नहीं, शोधकर्ता लोगों को कुछ कुप्रथाओं के बारे में जानकारी देता है, नहीं, कोई जानकारी नहीं देते ये कुप्रथाओं के बारे में, ये जस्ट कल्चर को उनके जानते हैं, उनको ये कुप्रथाओं के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं दी जाती है। तो इसमें आंसर कौन सा जाएगा, बी और सी इज द राइट आंसर, बी एंड सी इज द राइट आंसर, बी और सी क्या है इसके राइट आंसर है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, बी और सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है फ्रेंड्स, सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं, यूजीसी पूछती है तो वो बेकार क्वेश्चन तो पूछती ही नहीं है ना फ्रेंड्स, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च को क्या कहते हैं, गुणात्मक, ये पूछ रहे हैं कि कौन सी जो रिसर्च है वो गुणात्मक रिसर्च नहीं है, कौन सी नहीं है, गुणात्मक नहीं है, क्वालिटेटिव नहीं है, यानी कि क्वांटिटेटिव होगी, ठीक है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पूछते हैं ना, तो ये पूछ रहा है इसमें से कौन सी क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं है, गुणात्मक अनुसंधान या रिसर्च निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो थियामेटिक रिसर्च, विषयगत विश्लेषण, ये तो बिल्कुल क्वालिटी होती है, किसी थीम को डिस्क्राइब करना होता है, ये तो क्वालिटेटिव है बिल्कुल। केस स्टडी में तो डीप स्टडी होता है, ये भी क्वालिटेटिव है। डिस्कोर्स ऑफ एनालिसिस, प्रवचन विश्लेषण करना किसी चीज का, ये भी बिल्कुल क्वालिटेटिव है। सर्वे मेथड, ये क्वालिटेटिव नहीं है, ये क्वांटिटेटिव है, सर्वेक्षण विधि, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चनियर वगैरह बनाया जाता है और डाटा को कलेक्ट किया जाता है, और ये प्योरली क्या है, क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है, ना कि क्वालिटेटिव। तो आंसर क्या जाएगा, क्वालिटेटिव आंसर जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये सारे जो रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं ये सब समझ में आ गए होंगे, और बिल्कुल रिलैक्स रहना फ्रेंड्स, किसी भी तरह की कोई भी टेंशन नहीं लेना। और आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, किसी चीज़ को देख के, किसी चीज़ को सुन के ओवर मोटिवेट भी नहीं होना है, रिलैक्स रहना है, चित्त को शांत करके नॉलेज को ग्रहण करना है, ज्ञान को लेना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ओवर मोटिवेशन भी खराब होता है फ्रेंड्स, और ज़्यादा लेजी होना भी खराब होता है। आप बैलेंस रखें जीवन में, सब बढ़िया होगा। अच्छे से चित्त को शांत करके पढ़ना, तभी कुछ अच्छी बात बनेगी, ठीक है ना। भागा दौड़ करके ऐसे नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, सभी को बढ़िया से। और कोई भी टेंशन हो, किसी भी तरह की आपको टेंशन हो इन क्वेश्चंस में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं हो सके जितनी कोशिश करूंगा कि आपको आंसर करने की। या व्हाट्सअप दिया हुआ है नीचे नंबर, इस व्हाट्सअप पे आप पूछ सकते हैं। और फिर एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको लगता है कि पेपर 1 में आप हमारे साथ जुड़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं फ्रेंड्स। नीचे दिए हुए नंबर पर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।